पूर्व पक्षी ने कहा कि हर वस्तु नष्ट होती है। मकान बनता है, टूट जाता है। कार बनती है, टूट जाती है। रेलगाड़ी बनती है, टूट जाती है। हवाई जहाज बनता है, वो भी टूटता है। तो जो भी वस्तु बनती है वो किसी न किसी दिन तो टूटेगी, किसी न किसी दिन तो नष्ट होगी। तो सिद्धांति ने कहा हाँ ये ठीक है। एक दृष्टि ये है कि जो वस्तु बनी है वो टूटेगी, ये ठीक है आपकी बात। पर दूसरी दृष्टि भी तो है, दूसरी दृष्टि से भी तो सोचो। क्या जब मकान टूटता है तो ईंट पत्थर बचता है या नहीं बचता? हाँ, तो ये भी तो देखो ना। आपको मकान टूट रहा है ये तो दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा कि मकान टूटने के बाद ईंट पत्थर तो बचे। इसको भी तो ध्यान दो। तो यहां सिद्धांती ये कहना चाहता है कि जो चीज टूटती है, नष्ट होती है, वो ठीक है, पर टूटने या नष्ट होने के बाद कुछ तो बचता है, शून्य नहीं होता। इसलिए तुम जो ये कह रहे हो ना सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये गलत है। सब कुछ खत्म नहीं होगा। जैसे मकान टूटने पर ईंट पत्थर बच जाता है, फिर ईंट पत्थर को तोड़ो तो मिट्टी बचेगी, मिट्टी को भी तोड़ो तो तन्मात्रा बचेगी, तन्मात्रा को भी तोड़ो तो अहंकार बचेगा, अहंकार को भी तोड़ो तो महतत्व बचेगा, महतत्व को भी तोड़ो तो प्रकृति बचेगी। कुछ ना कुछ जरूर बचेगा, शून्य नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो नियम के विरुद्ध है। इसलिए प्रकृति बचेगी, उसका हम अनुमान कर लेंगे। कार्य वस्तु है तो कोई ना कोई कारण भी है। क्योंकि जब ये सृष्टि बनी थी तब भी कारण से बनी थी, शून्य से नहीं बनी थी। जीरो से कुछ नहीं बनता है। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। आपके घर में डिब्बे में आटा खत्म हो जाए तो रोटी बनेगी? नहीं बनेगी। मटेरियल नहीं है, आटा ही नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी? प्रकृति ना हो तो जगत कैसे बनेगा? कारण के बिना कार्य नहीं होता। इसलिए तुम जो सोच रहे हो वो गलत है कि टूटते टूटते अंत में सब शून्य हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ बचेगा। बस वही कारण द्रव्य, उसी का नाम प्रकृति है, वो तो बचेगा। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। तो ये सूत्र में कह रहे हैं तथापि एकतर दृष्टया। आपने एक दृष्टि से कहा कि वस्तु का नाश होता है, अन्यतर सिद्ध है। दूसरी दृष्टि से प्रकृति की सिद्धि होती है। जगत टूटते 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 अंत में कुछ ना कुछ बचेगा। इससे सिद्ध हो गया कि प्रकृति है, प्रकृति बचेगी। न अपलाप, अपलाप का अर्थ है खंडन। क्या अर्थ है? खंडन। अपलाप, खंडन। न अपलाप, हमारी बात का खंडन नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं प्रकृति बचेगी और आप खंडन कर रहे हैं कि कुछ नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है। मकान टूटने के बाद ईंट पत्थर बचता है, ये प्रमाण है कि वस्तु टूटने पर सब कुछ शून्य नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ मटेरियल बचता है। तो जैसे मकान टूटने पर मटेरियल बचता है, ईंट पत्थर, ऐसे ही जगत के नष्ट होने पर मटेरियल सत्वरजतम बचेगा। इसलिए हमारी बात का खंडन नहीं हुआ। और अगला सूत्र देखिए, 113। त्रिविध विरोध आपत्तेश्च। तो च और अगली बात यह है सिद्धांति की तरफ से। सिद्धांति कह रहा था पिछले सूत्र में हमारी बात का खंडन नहीं हुआ। और आगे सुनो, यदि सब कुछ शून्य हो जाए, जगत के नष्ट होने पर कुछ भी ना बचे, यदि ऐसा मान लें कि कुछ भी नहीं बचेगा, तो त्रिविध विरोधापत्तेश्च, 3 प्रकार का विरोध आएगा। 3 प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। 3 प्रकार की समस्याएं पैदा होने से आप जो शून्य की बात कर रहे हैं वो गलत है।
सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ऐसा मानने पर तो तीन समस्याएं पैदा होंगी। पहली समस्या ये पैदा होगी कि जो भी वस्तु बनाई बनाई जाती है वो अपने आप नहीं बनती, उसका कोई बनाने वाला होता है। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं तो अपने आप नहीं बनता ना, भोजन बनाने से बनता है। हलवाई मिठाई बनाता है तो अपने आप नहीं बनती। दर्जी कपड़े सिलता है तो अपने आप नहीं सिलते, सिलने वाला दर्जी चाहिए चेतन। जुलाहा कपड़े बुनता है, कपड़े जुलाई के बिना अपने आप नहीं बुन सकते। तो जो भी चीज़ बनती है, मकान बनता है तो कोई मिस्त्री मजदूर इंजीनियर्स होते हैं तब जाके मकान बनता है, अपने आप तो कुछ नहीं बनता। तो जो वस्तु बनती है उसमें एक ध्यान देने की बात ये होती है कि कोई बनाने वाला ज़रूर होता है, तब कोई वस्तु बनती है। दूसरा विरोध ये है कि जब भी कोई वस्तु बनती है बिना कारण के नहीं बनती है, बिना मटेरियल के नहीं बनती है। जैसे रोटी बिना आटे के नहीं बनती, कपड़ा बिना धागे के नहीं बन सकता, मकान बिना ईंट पत्थर के नहीं बन सकता। तो मतलब कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। कार्य उत्पन्न होगा तो कारण जरूर होगा कोई ना कोई। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, जब कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसका कोई ना कोई भोक्ता भी होता है, कंज्यूमर। उस वस्तु का उपयोग लेने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। अगर किसी बाजार में 10 दिन के लिए कर्फ्यू घोषित हो जाए, वहाँ पर कोई दंगा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, सरकार ने घोषणा कर दी 10 दिन तक बाजार बंद रहेगा, कर्फ्यू, धारा 144, कोई यहाँ पर नहीं आएगा, सब घर में बैठो 10 दिन तक। उस मार्केट में 2 हलवाई भी थे जो अपनी दुकान लगाते थे। उन 10 दिनों में हलवाई मिठाई बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों? मार्केट में कर्फ्यू है, ग्राहक कोई आएगा ही नहीं। जब ग्राहक नहीं आएगा तो मिठाई क्यों बनाए? बनाएंगे तो खराब जाएगी, सड़ जाएगी, बेकार जाएगी, क्यों बनाए? तो जब ग्राहक नहीं होता तो हलवाई मिठाई भी नहीं बनाएगा, ग्राहक होना चाहिए। अब जो पूर्व पक्षी कह रहा है सर्वम शून्यम, सृष्टि टूटने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ऐसा मानने पर यह भी मानना होगा कि जब बनी थी तब भी शून्य से बनी थी। जब बनी थी तो कैसे बनी थी? तो उसके मत में तो यही बात बनेगी कि शून्य से बनी थी। अब शून्य से बनी थी सृष्टि, इसको मानने पर ये तीन समस्या पैदा होती है। यदि शून्य था तो बिना मटेरियल के कैसे बनी? क्योंकि आटा खत्म हो जाने पर रोटी नहीं बनती। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विरुद्ध है, इससे विरोध आ रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण कहता है कि आटा होगा तो ही रोटी बनेगी, उसके बिना नहीं बनेगी। तो शून्य से नहीं बनेगी, शून्य से मानो तो ये दोष आएगा। दूसरा, जब शून्य ही था तो बनाने वाला भी नहीं था, फिर बिना बनाने वाले के रोटी शून्य से कैसे बनेगी? शून्य से सृष्टि कैसे बनेगी जब बनाने वाला कोई है ही नहीं? तो उसको भी तो शून्य मानना पड़ेगा। तो ये बात भी प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है कि वस्तु अपने आप बन जाए, बिना बनाने वाले के मिठाई अपने आप बन जाए, ये बात भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। तो मटेरियल के बिना नहीं बनती, एक विरोध। बनाने वाले निमित्त कारण के बिना वस्तु नहीं बनती, दूसरा विरोध। और तीसरा, जब शून्य ही था तो कोई कंज्यूमर आत्मा भी नहीं था, तो बिना कंज्यूमर के हलवाई मिठाई क्यों बनाएगा? जब भोक्ता नहीं है तो उत्पादन नहीं होगा। इसी तरह से जब शून्य ही था सब कुछ तो आत्मा भी नहीं था, जब आत्मा नहीं था तो किसके लिए बनाया जगत? ये दोष आ रहा है, कोई भोक्ता ही नहीं है। इसलिए आपकी बात में 3 प्रकार का विरोध आता है, प्रमाणों से विरोध आता है। इस कारण से आपकी बात गलत, झूठ। और हमारे पक्ष में एक भी विरोध नहीं आता। हम तो ये कह रहे हैं प्रकृति से बना जगत
और ईश्वर ने बनाया और जीवात्मा के लिए बनाया। तीन वस्तु अनादि पहले से थी। हमारे पक्ष में कोई झगड़ा नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई समस्या नहीं, सारी बात ठीक ठाक से व्यवस्थित है। बोलिए, समझ में आई बात? सिद्धांत पक्ष में तीन वस्तु अनादि मानते हम, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। तो हमारे पक्ष में तो कोई विरोध नहीं आ रहा, कोई विसंगति नहीं हो रही। पर तुम्हारे पक्ष में तीन तरह का विरोध आ रहा है। ना तो तुम्हारे यहाँ मटेरियल है, ना कोई भोक्ता है, ना कोई बनाने वाला, इसलिए तुम्हारी बात झूठ। तो सर्वम शून्यम कहना गलत। ये सार हुआ। हाँ बोलिए। ये बौद्धों का है। बौद्धों की एक शाखा है जिसका नाम है शून्यवाद। ये शून्य से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं और फिर मानते हैं कि अंत में जगत नष्ट हो जाएगा, हर वस्तु नष्ट हो जाएगी, फिर शून्य बचेगा। पहले भी शून्य था, प्रलय होने पर भी शून्य बचेगा। ये इनकी मान्यता है और तर्क प्रमाण से विरुद्ध है, झूठ। बौद्ध संप्रदाय की बहुत सारी शाखाएं, उनमें से एक ये है शून्यवाद। एक और शाखा है, उसका नाम है विज्ञानवाद। विज्ञानवादी लोग कहते हैं संसार में वस्तु कुछ नहीं है, बस ज्ञान मात्र है। हमें वस्तु का ज्ञान ही तो होता है, और क्या होता है? वस्तु कुछ नहीं है। आपने कार को देखा आंख से, तो आपको कार का ज्ञान ही तो हुआ। आंख से आपको कार का ज्ञान हुआ। कार कोई आपकी आंख में थोड़ी घुस गई, बस केवल ज्ञान ही तो होता है। आंख से देख लो तो भी ज्ञान होता है, कान से सुनो तो भी ज्ञान होता है, नासिका से सूंघो तो भी ज्ञान होता है, रसना से चखो तो भी ज्ञान होता है। तो ज्ञान मात्रम सर्वम, विज्ञान मात्रम सर्वम, न तो वस्तु तत्वम। ये उनका विचार है। ये एक शाखा है, इसको बोलते हैं विज्ञानवाद। ऐसी एक और शाखा है बौद्ध संप्रदाय की, उसका नाम है क्षणिकवाद। तीसरा पक्ष है इनका क्षणिकवाद, कि जो भी वस्तु है संसार में वो क्षणिक है। थोड़ी देर क्या, उनकी भाषा में तो एक सेकंड तक, एक क्षण तक टिकती है। अगले क्षण में वो वस्तु खत्म, नष्ट, और उसकी जगह पे दूसरी वस्तु आ जाती है। पहली वस्तु हट जाती है, दूसरी उसकी जगह आ जाती है। तो हर सेकंड में नई नई वस्तु बनती रहती है। पीछे वाली नष्ट हो जाती है, अगली वाली तैयार हो जाती है। इसका नाम है क्षणिकवाद। ये सारी बौद्ध संप्रदाय की अलग अलग शाखाएं हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं। ये सारी गलत, कोई भी ठीक नहीं है।